शुरू होने के साथ ही एक बार फिर से कोरोना ने डर शुरू कर दिया है। कोरोना के नंबर बढ़ने से महाराष्ट्र में पार्शियल लॉकडाउन लगाना पड़ा है। कई दूसरे राज्यों में भी सख्ती बढ़ाई गई है। कोरोना के बढ़ते केस का असर कमोडिटी मार्केट्स पर भी पड़ा है। कई कमोडिटीज में जोरदार उछाल देखने को मिला, वहीं कुछ कमोडिटीज में गिरावट का रुझान भी है। ऐसे में अब किन बातों को ध्यान में रखकर आपको कमोडिटी मार्केट्स में पोजीशन लेनी चाहिए, आज के हमारे खास शो कमोडिटी आउटलुक में इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज जैन, एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील काटके, कोवर्जी ग्रुप के रवि देवड़ा और एचडीएफसी सिक्योरिटीज के तपन पटेल। हमने काफी हद तक बड़े ब्रोकरेजेस को यहां पर आज शामिल करने की कोशिश की है, यही जानने के लिए कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और भारतीय बाजारों में यहां पर फिर से डर आने लगा है, उसका कितना असर हम कमोडिटीज एज अ ट्रेड पर पड़ता हुआ देखेंगे और क्या अब आपकी नियर टर्म में यहां पर स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। तो सबसे पहले तपन आपसे शुरू कर लेते हैं, सोने चांदी से शुरुआत करते हैं, कि इस हफ्ते में 3 हफ्ते में की गिरावट के बाद इस हफ्ते में यहां पर हमने बढ़त आते हुए देखी है। पिछले क्वार्टर की अगर बात करें तो यह सबसे खराब क्वार्टर रहा 2016 के बाद, लेकिन अप्रैल में अब यहां पर फिर से खरीदारी है। काफी सारे रीजंस हैं इसके लिए, लेकिन जिस तरह की बाइंग हमने अब बनते हुए देखी है, सेफ हेवन के लिहाज से, इन्फ्लेशन हेज के लिहाज से, सोने में अब आप यहां पर क्या करने की राय देंगे? जी, गुड इवनिंग मनीषा जी। सोने की बात करें तो 1680 का सपोर्ट लेके प्राइस में जिस तरह की रिकवरी देखी गई है तो वो अभी भी सस्टेन है और 1750 के ऊपर भी प्राइस गए हैं। 1760 का एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, उसको पार करना बहुत जरूरी है। जो लॉन्ग टर्म जो बुलिश ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करने के लिए काफी रीजन जैसा आपने बोला कि है कि मेन तो जो था कि है जब इन्फ्लेशन जो बेसिक क्राइटेरिया कैरेक्टरिस्टिक है गोल्ड का, वो एक था क्योंकि बॉन्ड ये जिस तरह के यूएस के बढ़ उसके सामने गवर्नमेंट की पॉलिसी थी जो थी अल्ट्रा लो इंटरेस्ट रेट रखने की, तो उसके सामने इन्फ्लेशन कंसर्न्स आ रहे थे सामने, तो उसके सामने हमको गोल्ड में बाइंग देखने को मिली थी। साथ ही साथ ओवरऑल जो यूरोपियन कंट्रीज, इंडिया और ब्राजील में कोरोना के केसेस जो बढ़ रहे हैं उसके सामने भी पैंडेमिक कंसर्न था, तो उसका सपोर्ट गोल्ड में मिला है। और रिसेंटली जो यूएस फेड की जो मिनट्स आई उसके बाद जो डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स दोनों में गिरावट देखी गई, तो उसका सपोर्ट भी गोल्ड प्राइस को मिला है। तो मेरे हिसाब से ये जो बाइंग से जो कंटिन्यू रह सकती है, 1760 के ऊपर और बुलिश हो सकता है गोल्ड। इंडियन मार्केट्स में रुपये का बहुत फायदा मिला है। रुपये जिस तरह से 2 दिन में काफी खराब हुआ, तो उसका सपोर्ट एमसीएक्स की प्राइस को मिला है। तो मेरी राय बाइंग टिप्स की रहेगी गोल्ड और सिल्वर दोनों में। गोल्ड में आज थोड़ा करेक्शन दिख रहा है, लगभग 46,400 तक आ सकता है प्राइस, तो वहां से फिर से बाय करने की राय मेरी रहेगी। टारगेट ऊपर में 46,900 का रहेगा। स्टॉप लॉस जो है वो 46,200 मेंटेन करके गोल्ड में बाय किया जा सकता है। जारी रखनी है। सोने में अच्छी खासी बढ़त हमने इस हफ्ते में आते हुए देखी है। एक्चुअली अप्रैल के महीने में अब तक की अगर बात करें और आज यहां पर जिस तरह से हफ्ता खत्म होने की कगार पे है, तेजी के साथ यहां पर अब तक अप्रैल के महीने में कारोबार है, खरीदारी की राय है। सुनील, आप चांदी को कैसे देखते हैं, क्योंकि एक अच्छा सा रिबाउंड हमने यहां पर आते हुए भी देखा है, और जैसे तपन कह रहे थे कि रुपये का ऑफकोर्स यहां पर सहारा है, वहां पर डिप्रिसिएशन हमने काफी स्ट्रांग आते हुए देखा है। किन लेवल्स पे आप खरीदारी की राय देंगे और अब आगे जाके क्या आउटलुक है? जी मनीषा जी, मुझे लगता है रुपी डिप्रिसिएशन एक मेजर फैक्टर रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट अगर हम देखते हैं तो तकरीबन $25 के रेंज में ही घूम रहा है। ऑलमोस्ट रुपी में तकरीबन 1.5 to 1.7% तक का जो डिप्रिसिएशन हमने देखा, उसकी वजह से डोमेस्टिक प्राइसेस में इंप्रूवमेंट है। बट अदरवाइज हम अगर इंटरनेशनल फैक्टर्स भी देखते हैं, जैसे डॉलर इंडेक्स 93.5 लेवल से अभी 92.35 लेवल पे आया है, और इवन ट्रेजरी यील्ड्स में भी थोड़ा सॉफ्टनेस हमने देखा है। ऑलमोस्ट 14 मंथ्स हाई को छू के अभी वो थोड़ा सॉफ्ट हुए हैं, तो उसका भी सपोर्ट जो है सिल्वर फ्रंट पे देखने को मिल रहा है। प्लस $2 ट्रिलियन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स है स्पेंडिंग का यूएस का, उसका भी सपोर्ट जो है एज ए इंडस्ट्रियल फ्रंट पे सिल्वर में देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है 66,000 और 67,000 का जो रेंज है वो ठीक ठाक एंट्री लेवल है अगर हम पोजिशनल व्यू लेके चलते हैं। हफ्ते भर का अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि 68,500 का लेवल हमको देखने को मिल सकता है। अगर 2 to 3 मंथ्स का व्यू देके चलते हैं तो मुझे लगता है कि 72,000 का एक लेवल जो है सिल्वर में देखने को मिल सकता है। खरीदारी की राय यहाँ पर चांदी में भी बरकरार है। रवि, आप कैसे देखते हैं यहाँ पर सोने चांदी के भावों को, और आपको क्या लगता है क्या लेवल्स अब यहाँ पर बना के चलना चाहिए? बाइंग स्ट्रैटेजीज आपकी भी हैं, लेकिन क्या लेवल्स पर ध्यान है अब?
डेफिनेटली फंडामेंटल्स जो डिस्कस किया है फुल एग्री एज वेल एज अगर थोड़ा एक अलग एंगल से भी सोचे शॉर्ट टू मीडियम टर्म आउटलुक आपको ध्यान में रखते हो तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव इसलिए भी रहना चाहिए कि सारे एसेट क्लासेस है वो इंट्रा हो या इंटर हो सारे एसेट क्लासेस ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें हम कंपेयर करें तो सिल्वर हो जिसने मोर देन 50% रिटर्न दिया है, कॉपर भी अच्छा चला है, इक्विटीज ने भी 70-80% का ग्लोबली सारे इक्विटीज ने भी रिटर्न दिया है। तो एक ऐसा एसेट क्लास है जिसमें रिटर्न अभी 0.5% है वो गोल्ड है एंड सेफ हेवन अप इन पे क्योंकि फिर से कोविड का सेकंड वेव है इससे फिर से थोड़े डिस्टर्बेंस की भी खबरें आ रहे हैं। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा फैक्टर मुझे लग रहा है एज वेल एज डॉलर इंडेक्स जो 93 के लेवल से एक वीक में थोड़ा डेप्रिशिएट हुआ है तो उसका भी एक फायदा मिलना चाहिए। इन्फ्लेशन यहाँ से बढ़ेगा क्योंकि $5 ट्रिलियन नेक्स्ट 3 से 4 महीने में यूएस में स्पेंड हो गए तो ये स्पेंडिंग इंफ्रा पे होगा, ये स्पेंडिंग डायरेक्ट होगा तो आई थिंक इन्फ्लेशन का प्रेशर बना रहेगा। तो सारे फैक्टर्स है जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक भी पॉजिटिव इनका इंडिकेशन दे रहे हैं। गोल्ड में मेरा टारगेट 47,300 का है, स्टॉप लॉस आप 46,120 का बना के रखे। सिल्वर में भी मेरी खरीद की सलाह है 66,500 के करीब आपको बाय करना है। 68,300 का मेरा टारगेट है, 65,480 का एक शॉर्ट टर्म का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहां पे एक स्टॉप लॉस लगा है। तो दोनों में मुझे लग रहा है कि एक वीक के लिए या एक मंथ के लिए और तेजी जारी रह सकती है। चलिए, अगर आप पोजीशंस बना रहे हैं सोने और चांदी में, चाहे वो एक हफ्ते के लिए है या फिर एक महीने के लिए है, यहां से काफी हद तक पॉजिटिविटी हमने आते हुए देखी है। डॉलर में कुछ कंसोलिडेशन है, ट्रेजरी यील्ड्स अपने ऊपरी स्तरों से थोड़े से हल्के हुए हैं। जिस तरह की पॉवेल की टेस्टिमनी आई है कि इंटरेस्ट रेट्स आगे जाकर यहां पर कम ही रहेंगे, उसका फायदा तो है ही। और बाजार काफी हद तक इस चीज को भी चीयर अप कर रहा है कि जिस तरह का इंफ्रा पुश या स्टिमुलस मेजर्स हमने यूएस की तरफ से आते हुए देखे हैं, आगे शायद इन्फ्लेशन कंसर्न्स बनेंगी, उसका भी फायदा है। और चार्ट्स पर भी सोना चांदी दोनों बेहतर होते हुए नजर आए हैं। तो चाहे वो टेक्निकली है या फिर जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट्स ने फंडामेंटल्स की बात करी, काफी हद तक यहां पर सपोर्ट जारी है। बात अब कच्चे तेल की कर लेते हैं क्योंकि यहां पर कुछ मुनाफा वसूली के साथ कारोबार इस हफ्ते में होता हुआ नजर आया है। 60 के ऊपर यहां पर कच्चा तेल WTI नहीं निकलता हुआ नजर आया, एक रेजिस्टेंस फॉर्म होती हुई दिखी है। रवि, यहां पर कैसे देखते हैं और आगे क्या क्यूज हैं? डेफिनेटली जब वीक की शुरुआत में भी हमारी बात हुई कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग वहां पे आ सकता है, राइटली ये वीक में काफी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग देखा गया क्योंकि वहां पे सप्लाई के थोड़े कंसर्न्स निकल के आए। ओपेक की जो मीटिंग के बाद थोड़ा 3 मिलियन बैरल पर डे की जो सप्लाई बढ़ने की उम्मीद मार्केट ने लगाई। हालांकि ये कंप्लायंस में आते हुए और ये एक्चुअल फिगर मार्केट में आते हुए थोड़ा टाइम लगेगा। आज भी न्यूज है कि फिर से ओपेक कंट्रीज मिलकर अप्रोच करेंगे कि जो उन्होंने डिसीजन लिया उस पर रिवीजन की कुछ जरूरत है कि नहीं। अगर प्राइसेस में और फॉल आए तो आई थिंक ओपेक कंट्रीज का एक प्रोडक्शन वहां पे मिलेगा। मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी मेजर नेगेटिव्स आर प्राइसिंग, यहाँ से एक लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए। 4,380 के करीब मेरी बाई की सलाह है। 4,560 तक की रिकवरी और देखने को मिल सकते हैं। 4,244 का स्टॉक दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है चाइना एंड यूएस के मैक्रो डेटा। अगर कल यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स को छोड़ दे तो जो भी रिसेंट मैक्रोज अनाउंस हुए चाइना की ओर से हो या यूएस की ओर से काफी अच्छे डेटा उन्होंने दिया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के भी नंबर्स अच्छे एंड जो ये मंथ की शुरुआत में जो कंज्यूमर डेटा एंड जो एविएशन डेटा उसमें भी चाइना एंड यूएस में थोड़ा अच्छा उछाल देखने को मिला है, सेंटिमेंट भी अच्छे हुए। आई थिंक वहां से एक रिकवरी का सपोर्ट आपको डायरेक्टली क्रूड के प्राइसेस में दिख सकता है। तो आई थिंक नेगेटिव्स आर पास्ट एंड यहाँ से एक अच्छी रिकवरी की उम्मीद क्रूड से 1 से 2 वीक में करनी चाहिए। खरीदारी की राय यहाँ पर कच्चे तेल में स्ट्रैटेजीज और जो लेवल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर है। बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं क्योंकि एक तरफा तेजी हमने यहाँ पर फिर से लौटते हुए देखी है। मार्च के महीने में कुछ बहुत मुनाफा वसूली थी क्योंकि रिकवरी जो थी वो अनइवन थी, लेकिन जिस तरह का डेटा अब हमने यहाँ पर निकलते हुए देखा है, सप्लाई कंसर्न्स फिर से बाजार में लौटी हैं। सेकेंड क्वार्टर में तो इतना नहीं, लेकिन थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में ईवी की मांग आएगी। लेकिन इस क्वार्टर में भी यहाँ पर पीक कंजम्पशन डिमांड आएगी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्प्रिंग और समर सीजन शुरू हो जाएगा। तो ये कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से काफी बेहतर पीरियड माना जाता है। कैसे देखते हैं आप इसको तपन? और यहां से अगर मेटल्स की बात की जाए तो आपके टॉप ट्रेड्स यहां पर क्या होंगे? क्योंकि एज ऑफ नाउ जो आउट परफॉर्मेंस है अप्रैल के महीने की अगर बात करें तो काफी हद तक जिंक, कॉपर और निकल से आती हुई नजर आई है।
जी बिल्कुल, बेस बिजनेस की बात करें तो बहुत ही अच्छा रन हमको देखने को मिला पिछले 2-3 महीनों में, और ये बुल रन जो है वो और कंटिन्यू रह सकता है लॉन्ग टर्म में। लेकिन शॉर्ट टर्म की बात करें तो 2-3 फैक्टर्स है जो जिसको नकारा नहीं जा सकता है, वो सेलिंग साइड की तरफ आ सकता है शॉर्ट टर्म ट्रेंड। एक तो जो चाइना का जो आ रहा है वहां से पॉलिसी टाइटनिंग हो सकती है शायद, क्योंकि इन्फ्लेशन कंसर्न चाइना में हो रहे हैं, तो बैंक जो है वो शायद अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकती है, तो उसके कारण बेस बिजनेस अभी थोड़े प्रेशर में चल रहे हैं। और दूसरा जो कोविड की वरीज है उसके कारण भी डिमांड की जो रुख है वो थोड़ा नीचे की तरफ जा सकता है। दूसरी चीज, चाइना में जो निकल की बात करें खास करके, तो निकल का प्रोडक्शन वहां पे बढ़ सकता है, क्योंकि चाइना में बैटरी ग्रेड जो प्रोडक्शन है वो निकल मैट के थ्रू अभी प्रोडक्शन उसका बढ़ रहा है, तो उसका एक प्रेशर निकल में आता हुआ दिख रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है ये थोड़ा शॉर्ट टर्म रहेगा, ओवरऑल टर्म मुझे लग रहा है निकल में आपका रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए अगर बात करें तो निकल में सेल किया सकता है 1260 के लेवल से सेल कीजिए, डाउन साइड टारगेट 1235 का रहेगा, और स्टॉप लॉस जो है वो 1275 का रख के निकल में सेल किया सकता है। दूसरी पिक मेरी रहेगी जिंक में भी एक लॉन्ग रन रहा है, स्टील के साथ प्राइस में रैली आई है, और ये जो लॉन्ग रन है वो कंटिन्यू रह सकता है। 235 के ऊपर अगर प्राइस निकलता है तो एक अच्छा बुल रन जिंक में देखने को मिलता है। लेकिन शॉर्ट टर्म की बात करें 229 के लेवल से जिंक में सेल किया जा सकता है, डाउन टारगेट 225 का रहेगा, स्टॉप लॉस जो है वो 231 का रख के जिंक में सेल करके चल सकते हैं। स्टील की बात करें खास करके तो स्टील में एक अच्छा बुल रन अभी ये वीक के लिए दिख रहा है, और वीकली क्लोजिंग भी जो है वो पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, क्योंकि चाइना में जो कार्बन एमिशंस के खिलाफ जो एक्शन लिए जा रहे हैं तो उसका असर सप्लाई पे हुआ है, और उसका एक बूस्ट स्टील प्राइस को मिला है, तो उसके कारण स्टील का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो बुलिश है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए जैसे मैंने बताया कि पॉलिसी टाइटनिंग के जो फियर्स है उसके कारण आज सेलिंग का मोड है। जो शॉर्ट टर्म के लिए कलेक्शन फेज में हम सेलिंग कर सकते हैं। एनसीडीएक्स स्टील की जो बात करें मेल कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें 42,700 के लेवल से सेल किया जा सकता है, टारगेट 42,100 का रहेगा, स्टॉप लॉस जो है वो 43,100 का रख के स्टील में भी सेल करके काम कर सकते हैं। ऑलराइट, तो लेड, निकल, जिंक, स्टील सभी में बिकवाली करने की यहां पर राय है। मेटल्स में एज ऑफ नाउ बाइंग स्ट्रैटेजी अगले हफ्ते के लिए फिलहाल तपन की तरफ से कोई नहीं है। रवि, आप कैसे देखते हैं? बिकवाली यहां पर सभी मेटल्स में है, कॉपर को यहां पर तपन ने इंक्लूड नहीं किया, क्या वहां पर आपको लगता है खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं? डेफिनेटली आपने राइटली पॉइंट आउट किया। बेसिकली मेरी स्ट्रेटेजी कॉपर में खरीद किया, उसका एक बेसिक रीजन है कि एलएमई में इन्वेंट्री के डेटा बढ़ रहे हैं। हालांकि जो अगर चाइना में लास्ट ईयर काफी कैपेसिटी है जो मेंटेनेंस में से जो चाइना मिलियन टन का प्रोडक्शन अफेक्ट हुआ था कॉपर का, एज वेल एज जिसका इंपोर्ट भी काफी इस हिसाब से ड्राई रहा। तो आई थिंक बेसिक देखे तो अभी वहां पे चाइना में स्टिमुलस के बाद जो भी रिसेंट फ्लो चल रहा है वो है पॉजिटिव इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा, तो इस हिसाब से खपत मुझे लग रही है कि उसमें कोई ज्यादा मींस की नेगेटिविटी नहीं दिखनी चाहिए। एज वेल एज यूएस का इंफ्रा पूछ है, अगर 2009-10 के इंफ्रा पैकेज जो यूएस ने दिया था, जो इस पैकेज से हाफ भी नहीं था, फिर भी जो कॉपर के प्राइसेस वहां से डबल हुए थे और वहां पे सस्टेन होकर ये नया बेस बन गया था। तो आई थिंक इस टाइम भी यही स्टोरी रिपीट हो सकती है। आई थिंक ज्यादा इन्वेंटरीज का वहां कंसर्न भी नहीं है। कॉपर में बाय करें 710 का शॉर्ट टर्म टारगेट मेरा है, 675 का एक स्टॉप लॉस लगा है। हालांकि लीड में मैं तपन के साथ हूँ, लीड में डेफिनेटली इन्वेंटरीज का प्रॉब्लम है, डिमांड भी काफी लैकलस्टर रही है, तो लीड में सेल करके चले 160 के टारगेट के लिए 169.80 का स्टॉप लॉस लगा है। तो मिक्स ट्रेंड है, तो स्ट्रेटेजी भी मिक्स होनी चाहिए। कॉपर बाय करके और लीड सेल करके नेक्स्ट वीक में आप ट्रेड ले सकते हैं। राइट, यानी कि सोने चांदी में यहां पर खरीदारी है, कच्चे तेल में मुनाफा वसूली जारी रह सकती है, और मेटल्स में भी कोई यहां पर बहुत पॉजिटिव ट्रेंड अगले हफ्ते शायद आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो फंडामेंटल्स थे वो ऑलरेडी इन द प्राइस है। कॉपर को छोड़ दिया जाए तो बाकी मेटल्स में दोनों ही एक्सपर्ट्स को लगता है कि कुछ और मुनाफा वसूली और सॉफ्टनेस प्राइसेस में देखने को मिल सकती है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात यहां पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज की करेंगे। वहां पर भी जोरदार वॉलेटिलिटी हमने आते हुए देखी है, यहां पर कैसे मुनाफे की तैयारी की जाए बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है कमोडिटी आउटलुक में। एग्रीकल्चर कमोडिटीज की अब यहां पर बात करेंगे, और सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी और बढ़त हमने यहां पर खाने के तेलों में आते हुए देखी है। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की एक तरफा तेजी हमने सरसों, सोयाबीन, सीपीओ में आते हुए देखी, वहां पे थोड़ी सी लगाम तो जरूर लगी है, लेकिन क्या ये करेक्शन खरीदारी का मौका है, या फिर आपको लगता है कि अब यहां पर पीक हम देख चुके हैं और फिर स्ट्रैटेजीज यहां पर क्या होनी चाहिए?
जी मनीषा, मुझे लगता है थोड़ा और बुल रन देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट यूएस एक्सपोर्ट नंबर्स अच्छे हैं अगर हम सोया ऑयल की बात करते हैं, और सप्लाई टाइट है। और मुझे लगता है कि इस बार का सोया का प्लांटिंग भी कम एरिया में हुआ है, तो वहां पे भी सप्लाई कंसर्न आएंगे। और जो प्रोडक्शन प्रोस्पेक्ट है पाम ऑयल का, वो भी इस महीना कम है, उसकी वजह से सोया ऑयल के प्राइसेस में सपोर्ट हमको देखने को मिल रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे ख्याल से रुपी डेप्रिसिएशन भी एडिबल ऑयल सेगमेंट को थोड़ा सपोर्ट कर रहा है। तो ओवरऑल अगर हम एडिबल ऑयल सेगमेंट का देखते हैं तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ट्रेंड फंडामेंटली पॉजिटिव है। बट डोमेस्टिक फ्रंट पे अगर लॉकडाउन, स्ट्रिक्टर लॉकडाउन इंप्लीमेंट होते हैं तो एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स पे थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर नियर टर्म देखें तो बाय ऑन डिक्की की स्ट्रेटजी रहेगी मेरे हिसाब से सोया रिफाइंड ऑयल 1310 या 1305 के रेंज में एक अच्छा एंट्री लेवल माना जा सकता है, और 1350 तक का एक लेवल जो है सोया ऑयल में देखने को मिल सकता है। अगर हम सीपीओ की बात करते हैं तो 1126 का अभी रेट चल रहा है, 12 रुपया डाउन है अभी, बट ओवरऑल रुपी का वीकनेस इसको सपोर्ट करेगा। और अगर हम देखते हैं तो डिमांड अच्छा है, सप्लाई टाइट है यहाँ पे भी, और मुझे लगता है कि इंडोनेशिया फ्रंट पे अगेन बायोडीजल प्रोग्राम में भी सीपीओ को मीडियम टर्म में सपोर्ट मिलेगा। और थोड़ा बहुत अनफेवरेबल वेदर भी जो है, ड्राई वेदर है, उसका भी सपोर्ट सीपीओ को मिलेगा। तो इंटरनेशनली प्राइसेस मुझे लगता है कि अभी थोड़ा और स्टीम बाकी है उसमें। 1150 तक का लेवल हमें सीपीओ में फिर से देखने को मिल सकता है, जो रिसेंट हाई बना के नीचे आया था। तो उस पर भी मैं 1120 के रेंज में एक बाय रेकमेंड करूंगा। 1110 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 1135 और 1150 का लेवल मैं सजेस्ट करूंगा। ऑलराइट, जो खाने के तेल मिली है वो खरीदारी के मौके हैं, यहाँ पर बुल रन चल सकता है। ऑफ कोर्स भारतीय बाजारों में हमने इंपोर्ट्स कम आते हुए देखे हैं, और बाकी फंडामेंटल्स तो यहाँ पर काफी हद तक सपोर्टिव रहे ही हैं, चाहे वो फसल की कमी हो या फिर जो कोविड के कंसर्न्स हैं, सप्लाई चेन्स की दिक्कतें हैं, वो यहाँ पर क्लियरली हावी रही हैं। मनोज जी, जहां तक इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं जैसे कि गुआर, कोकुड, कॉटन, कैस्टर, यहाँ पर हमने तेजी आते हुए देखी थी बाजारों में, क्योंकि रिकवरी की जो पॉजिटिव खबरें थी वो यहां पर फिर से लौटी थी। लेकिन अब जिस तरह से लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस हैं, कितना असर उसका इन कमोडिटीज पे पड़ सकता है, या फिर आपको लगता है वो इन द प्राइस है, अभी भी खरीदारी के मौके हैं? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल ओवरऑल हमने इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में अच्छी जो है खरीदारी देखी है। जहां तक कॉटन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो सीबीओटी कॉटन वायदा में भी अच्छी बढ़त थी, और रूपी में भी हमने वीकनेस आते हुए देखी थी। कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स में एक बार फिर से कमजोरी देखने को मिली है, तो इसलिए इंटरनेशनल जो फ्यूचर्स है वहां पे एक बार फिर सपोर्ट्स देखने को मिले हैं। भारतीय बाजारों में लॉकडाउन का नेक्स्ट वीक में थोड़ा असर देखने को मिल सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि कहीं भी डिप्स आते हैं तो वो फिर एक बार खरीदारी की अपॉर्चुनिटी होगी। जहां तक अगर कॉटन की बात करें तो इंटरनेशनल कॉटन वायदा अभी भी बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। भारतीय बाजारों में भी हमने 22,000 तक के लेवल्स जो है यहाँ पे आते हुए देखे हैं। तो कहीं भी अगर करेक्शन आती है और प्राइसेस यहाँ 21,700 21,600 के रेंजेस में आते हैं, तो फिर एक बार एमसीएक्स कॉटन वायदा में खरीदारी की अपॉर्चुनिटी होगी। मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में कीमतें 22,500 से 22,700 तक के लेवल्स दिखा सकती है, तो यहाँ पे डिप में खरीदारी करना चाहिए 21,200 का एक स्टॉप लॉस रख के। वहीं अगर कैस्टर सीड की अगर बात करें तो यहाँ भी हमने अच्छा रनअप आते हुए देखा है। कीमतों में थोड़ी मुनाफा वसूली ऊपरी लेवल से देखने को जरूर मिली है, लेकिन यहाँ भी नए वायदा में अगर डीप आते हैं टुवर्ड्स 4700, तो फिर एक बार जो है यहाँ खरीदारी की अपॉर्चुनिटी होगी। 4,500 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मेरा मानना है कि 5,050 तक के लेवल्स वहां भी एक बार फिर देखने को मिल सकते हैं। वही ग्वार गम की अगर बात करें तो काफी बड़ी गिरावट के बाद हमने इस सप्ताह में अच्छी जो है रिकवरी लोअर लेवल से ग्वार सीड और ग्वार गम में आते हुए देखी थी। हालांकि कल और आज के सत्र में थोड़ी फिर एक बार मुनाफा वसूल जरूर देखने को मिली है, लेकिन नए वायदा में मेरा मानना है कि 6,000 के आसपास यहाँ अच्छे सपोर्ट जो है देखने को मिलेंगे। 6,000 से 6,050 की रेंजेस में यहाँ भी खरीदारी की जा सकती है। 5,800 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाएं। ग्वार गम में भी मेरा मानना है कि 6,450 से 6,550 तक के लेवल्स फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, यानी कि तेजी यहां पर इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर कमोडिटीज में बरकरार रह सकती है। खरीदारी की राय यहां पर गुआर, कैस्टर, कोकुड और कॉटन चारों में ही आपको मनोज जी की तरफ से आते हुए नजर आ रहे हैं। एक और कॉम्प्लेक्स जहां पर हमने बढ़त आते हुए देखी है और बाजार को लगता है कि आगे जाके जिस तरह की फेस्टिविटीज है, रमजान का महीना शुरू हो जाएगा, तो मसालों को यहां पर कुछ बहुत सपोर्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन अपने जानकारों से जान लेते हैं कि यहां पर खरीदारी के मौके हैं या नहीं। सुनील, आप कैसे देखते हैं, मसालों में क्या व्यू है और क्या यहां पर बाइंग स्ट्रैटेजीज हैं?
जी, मुझे लगता है अगर टर्मरिक देखते हैं तो तकरीबन 7,980 के रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है, क्योंकि कोविड के केसेस अभी बढ़ रहे हैं तो वहां पे भी एज ए नेचुरल इम्यून बूस्टर के तौर पे इसका डिमांड बढ़ सकता है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो हायर प्राइसेस पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा था, क्योंकि सप्लाई में इंप्रूवमेंट हमने देखा। इवन निजामाबाद मंडी में ठीक ठाक इन्वेंट्रीज अवेलेबल थी, बट मुझे लगता है जैसे चीजें पैन आउट हो रही हैं आने वाले समय में, फेस्टिविटीज का डिमांड भी यहाँ पे सपोर्ट मसालों में देखने को मिल सकता है। तो टर्मरिक फ्रंट पे मुझे लगता है फिर से प्राइसेस जो है 8,300 8,400 तक का लेवल छू सकता है। Okay. तो 7,950 या 7,900 के रेंज में एक एंट्री लेवल मुझे लगता है देखने को मिल सकता है, तो वहां पे खरीदना चाहिए। अगर उसी में अगर जीरा का हम प्राइस देखते हैं तो तकरीबन 220 रुपया आज नेगेटिव ट्रेड होता है नजर आ रहा है, 14,280 के रेंज में चल रहा है, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो इंडिया में जो लोकल मंडीज है वहां पे अराइवल 48% जो है मंथ ऑन मंथ बढ़ी है, तो जो अराइवल्स में इजाफा है उसका प्रेशर हमें जीरा में देखने को मिल रहा है। बट मुझे लगता है प्राइसेस 14,000 के रेंज में अगर मिलते हैं तो वहां पे भी एक एंट्री लेवल बनती है। तो बाय ऑन डिप की रणनीति मेरी जीरा में रहेगी, अराउंड 14,000 के लेवल पे एक एंट्री कर सकते हैं, फिर से प्राइसेस 14,500 के रेंज में देखने को मिल सकता है। मनोज जी, आपकी क्या राय रहेगी? टॉप पिक एक मसालों में अगर आप देना चाहें तो कौन सा होगा? मेरा मानना है कि मसाला कॉम्प्लेक्स में जीरा में हमने अच्छी मोमेंटम देखी और लोअर लेवल्स पर यहाँ सपोर्ट्स देखने को मिले हैं। मे वायदा में मेरा मानना है कि अगर 14,100 14,150 की रेंजेस में अगर भाव मिलते हैं तो डीप में जो है खरीदारी की स्ट्रेटेजी करना चाहिए। नीचे में 13,600 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 15,000 तक के लक्ष्य फिर एक बार मे वायदा में देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा डीप आता है तो जीरा में खरीदारी की जा सकती है। सालों में भी यहाँ पर बाइंग स्ट्रैटेजीज है और दोनों ही एक्सपर्ट की तरफ से जीरा यहाँ पर एक खरीदारी के तौर पर उभरता हुआ नजर आया है। तपन, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर रुपए में अब क्या लगता है, क्योंकि ये हफ्ता रुपए के लिए बेहतर नहीं रहा, खासी हमने डिप्रिसिएशन आते हुए देखी है। 5 महीने के लोज के आसपास रुपए में काम खत्म हुआ है। यहाँ पर अगले हफ्ते के लिए क्या रेंज है? जी, आरबीआई की मीटिंग के बाद रुपए में काफी गिरावट हमको देखने को मिली है डॉलर के सामने, और जो रेंज थी वो ब्रेक होती हुई दिख रही है। अभी फिलहाल के लिए जो स्पॉट रुपए की अगर बात करें तो 74.90 का रेजिस्टेंस है वो पकड़ के रखा है, लेकिन अगर वो ब्रेक होता है तो मुझे लग रहा है अगले हफ्ते में 75.20 की जो रेंज है वो बनती हुई दिख रही है। तो यूएसडी INR की बात करें, बाय एंड उसका व्यू उसमें रखना चाहिए, क्योंकि रुपी की अगर देखें तो 10 अभी भी रुपी का वीक है डॉलर के सामने, तो ऊपर की साइड का रुख यूएसडी INR बना के चलना चाहिए। ऑलराइट, तो तमाम स्ट्रैटेजीज आपने यहाँ पर देने की कोशिश करी है। बहुत शुक्रिया रवि, मनोज, तपन और सुनील आपका। तो ग्लोबल मार्केट्स में जिस तरह की वॉलिटिलिटी और डिस्टर्बेंस है, कोविड में रिस्ट्रिक्शंस फिर से लौटी हैं, रुपए में डेप्रिसिएशन जोरदार आता हुआ नजर आया है, इन सब के मद्देनजर आप कमोडिटीज में कैसे कारोबार करें, चाहे वो एग्रो है या नॉन एग्रो है, हमारे इस पैनल ने आपको बताया है। अगले हफ्ते के लिए आपकी तैयारी भी कराई है। लेकिन इसी के साथ हम सभी को दीजिए इजाजत। कमोडिटी आउटलुक में आज इतना ही। आप देखते रहिए CNBC आवाज।